प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स शुरू करने वाले हैं। एसएससी एग्ज़ाम के लिए स्पेशली ये कोर्स होगा। एनिमेशन की हेल्प से हम पढ़ेंगे। इससे दो बेनिफिट होंगे। पहला तो आपके दिमाग में वो चैप्टर अच्छे से छप जाएगा। दूसरा, ये जो चैप्टर 1 घंटे में कंप्लीट होने वाला था वो 5 से 10 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, और पहले चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति और विस्तार। सबसे पहले तो ये बेसिक बात जानिए कि हमारा प्यारा भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है और हमारे प्यारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पूरे विश्व में तुलना की जाए तो ये मात्र 2.4% है। मतलब पूरे विश्व में जितनी भी धरती है उसका 2.4% ही हमारे पास है। और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर है हमारा प्यारा भारत। पहले नंबर पर रशिया है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चाइना है, चौथे पे यूएसए है और 5वें पे ब्राज़ील है, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें पे इंडिया है। आप जानते हैं। तो ये 7 कंट्री टॉप 7 क्षेत्रफल के हिसाब से आपको याद भी होना चाहिए। ऐसे ही जनसंख्या के मामले में हमारा प्यारा भारत दूसरे स्थान पर है पूरे विश्व में। हमारे भारत की जनसंख्या की बात करें तो 121 करोड़ जनसंख्या है 2011 की जनगणना के हिसाब से। पूरे विश्व का 17.5% हमारे पास ही है। और पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पे इंडिया हमने बता दिया, यूएसए तीसरे पे है। भारत की अगर लोकेशन की बात करें तो अगर हम 0 डिग्री अक्षांश या जो भूमध्य रेखा को अगर आधार मानेंगे तो हमारा भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर को अगर आधार मानेंगे तो हमारा प्यारा भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में है। हमारे भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो लद्दाख में पड़ता है। इंदिरा कॉल इसका नाम है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ऐसे ही मुख्य भूमि का जो दक्षिणी हिस्सा है इसके लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है और ये जगह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पड़ती है। इसका नाम कन्याकुमारी भी है और इसे केप कैमोरिन भी कहा जाता है। और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। हमारे भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु नामक जगह पर। यह बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और ऐसे ही जो सबसे पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर सर क्रीक है, गुजरात में पड़ता है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम जो दूरी है 2933 किलोमीटर है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारे भारत का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे पहले कहा जाता था। इसके लैटिट्यूड 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, मतलब उत्तरी अक्षांश है। ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, सबसे उत्तरी दक्षिणी राज्य कौन सा है। तो याद रखिए सबसे उत्तर में जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। अब जम्मू कश्मीर नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। सबसे दक्षिण में तमिलनाडु है, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में आप जानते हैं गुजरात है। 23.5 डिग्री अक्षांश की जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, 5वां झारखंड है, 6वां आपका वेस्ट बंगाल है, उसके बाद 7वां त्रिपुरा और 8वां आपका मिजोरम है। तो ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। याद रखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारतीय मानक समय रेखा जिससे हमारे भारत का समय निर्धारित होता है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री ये पूर्वी देशांतर है। 5 राज्य, पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा आपका मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है और 5वां आंध्र प्रदेश है। और ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि जो ये रेखा है 82.5 डिग्री ये नैनी से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास नैनी जगह है, वहाँ से गुजरती है। मिर्ज़ापुर भी इससे नज़दीक है। हमारे भारत की जो ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है इसका और जीएमटी का अंतर 5.5 घंटे का है। हमारी जो आईएसटी है जो मानक समय रेखा है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मालूम होना चाहिए, भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी हिस्सा
गुजरात, इन दोनों के बीच में सूर्योदय का जो अंतर है ना वो 2 घंटे का है। मतलब अगर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय होता है तो फिर गुजरात में 7 बजे सूर्योदय होगा। 2 घंटे का अंतर है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्यों अंतर है ये आपको पता ही है कि हमारा जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। मतलब अगर दिशा की बात करें तो वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में जा रहा है, तो इसलिए सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा, उसके बाद गुजरात में होगा। ऐसे ही एनिमेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए श्री अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी के एनिमेटेड कोर्स में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 2 आज होगा और आज एक नए चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं, भारत के पड़ोसी देश और हमारी जो स्थलीय सीमा है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इस मैप को देखिए। इसमें ये जो आपको स्थलीय सीमा दिखाई दे रही है ना, इसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और यहीं ये वाली जो आप हमारे भारत की मुख्य धरती देख रहे हैं, इसकी जो समुद्र रेखा की लंबाई है या तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम आइलैंड को भी इंक्लूड कर लें, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इन सबको इंक्लूड कर लें तो ये लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। और अभी हमने बात की हमारे भारत की स्थल सीमा की, तो हमारे भारत की स्थल सीमा के साथ हमारे 7 पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की क्यों पहले बात कर रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश उन 7 देशों में से ऐसा देश है जिसकी हमारे साथ बाउंड्री सबसे लंबी है। 4096 किलोमीटर की बॉर्डर जो है वो साझा करता है ये बांग्लादेश हमारे भारत के साथ। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये हमारे 5 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो बांग्लादेश है ना, इसकी जो सीमा है हमारे 5 राज्यों के साथ लगती है। बंगाल के साथ, असम के साथ, मेघालय के साथ, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। थोड़ा सा ये बंगाल पर आप गौर कीजिए। भारत का बंगाल राज्य सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। मतलब कहने का भाव यह है कि हमारे जितने भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं, उनमें सबसे लंबी सीमा बंगाल राज्य ही बनाता है। अब दूसरे देश की बात करेंगे जो हमारे साथ सीमा साझा करता है, वो चाइना है। चाइना हमारे 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहले ऊपर की तरफ उत्तराखंड है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 राज्य हो गए। 1 केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो चाइना 4 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। मैकमोहन रेखा आपने सुनी होगी। ये मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। ये 1914 में हमारे जब ऊपर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस समय ये खींची गई थी। LAC आपने सुना होगा। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यही है LAC। ये वाला जो क्षेत्र है अक्साई चीन, चाइना ने इलीगल कब्जा कर रखा है इस पे। तीसरा देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सीमा हमारे भारत के साथ 3323 किलोमीटर है और ये 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सटा हुआ है। हमारे 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश जानते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। याद रखिए जो 3 राज्य हैं ना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इसमें से राजस्थान की जो सीमा है सबसे लंबी है पाकिस्तान के साथ जो जुड़ी हुई है। रेड क्लिफ रेखा 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी। हालांकि उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी। पाकिस्तान उस समय 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं 1971 में वो फ्री हो गया। चौथा देश नेपाल है जो हमारे भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और ये हमारे भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। 5वां देश म्यांमार है जो हमारे भारत के साथ 1643 किलोमीटर की जो सीमा साझा करता है और ये भारत के 4 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देश भूटान है जो हमारे भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत के 4 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है ये, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और आखिर में अफगानिस्तान की बात करेंगे। अफगानिस्तान भारत के केवल लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ है और ये इलाका अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला इलाका है। मतलब पाकिस्तान ने इस पर इलीगल कब्जा कर रखा है और मात्र इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। तो सबसे कम सीमा जो हमारे साथ साझा करता है वो अफगानिस्तान है। परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार
ऐसे भारत के राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हों। तो बच्चों जवाब है 3 ऐसे राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना के साथ सीमा साझा करता है। और 3 राज्यों में पहला सिक्किम है जो चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ सीमा साझा करता है। और दूसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश है जो भूटान के साथ, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। और तीसरा राज्य पश्चिम बंगाल है जो नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं जो लैंडलॉक हैं, अर्थात वो राज्य कौन कौन से हैं जो ना समुद्र के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, इवन मैं आपको बता दूं वो किसी विदेशी शक्ति के साथ भी सीमा साझा नहीं कर रहे हैं, मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते ही नहीं। तो ऐसे 5 राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 राज्य ही भारत में ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, मतलब ना ही ये समुद्र के साथ जुड़े हुए हैं और ना ही ये किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। परीक्षक दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में वो राज्य का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। तो जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। 8 राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पुदुचेरी की बात करते हैं। पुदुचेरी भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं और ये चारों के चारों जिले भारत के 3 राज्यों में फैले हुए हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात। ये 4 जिले पुदुचेरी के कौन कौन से हैं? यनम है, कराईकल है, पुदुचेरी है, माहे है। और इनमें से यनम तो आंध्र प्रदेश में है, जबकि कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में है और माहे केरल में है। ऐसे ही एनिमेटेड वीडियो के लिए श्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा, बहुत सारा कोर्स हमने बनाकर रखा हुआ है। कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है। थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 3 होगा इंडियन ज्योग्राफी का जो एनिमेशन का कोर्स चल रहा है। आज इस चैप्टर का नाम होगा भारत की जलीय सीमा। सबसे पहले तो ये जानिए भारत की मुख्य तट सीमा की जो लंबाई है 6100 किलोमीटर है, पहले भी हमने बताया हुआ है। अगर कुल तट सीमा की लंबाई की बात करें जिसमें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप हैं, इन सबको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो कुल तट सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। 9 राज्यों में पहला गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा कर्नाटक है, चौथा गोवा है, 5वां केरल है, 6वां तमिलनाडु है, 7वां आंध्र प्रदेश है, 8वां उड़ीसा है, 9वां वेस्ट बंगाल है। और इन 9 राज्यों में गुजरात की जो तट सीमा की लंबाई है सबसे अधिक है और सबसे छोटी किस राज्य की है? गोवा की है, 106 किलोमीटर। 4 केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, पुदुचेरी है और चौथा दादर नगर हवेली और दमन दीव है। इसमें सबसे अधिक लंबाई किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो 1900 किलोमीटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। और सबसे छोटी तट सीमा की लंबाई किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो दादर नगर हवेली और दमन दीव है, 27 किलोमीटर है। अब बात करेंगे भारत की जल क्षेत्र, मतलब हमारा समुद्र में कहाँ तक अधिकार है, ये हमें समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले तो ये समझिए कि समुद्र में जो लंबाइयाँ नापी जाती हैं वो नॉटिकल माइल में नापी जाती हैं। 1 नॉटिकल माइल = 1.852 किलोमीटर लगभग होता है। ये जो हमारी तट रेखा है इसी के अलोंग एक बेस लाइन कंसिडर कर ली जाती है। ये एक इमेजिनरी लाइन है। अब जो इतनी भी दूरियां हैं समुद्र में यहीं से नापी जाती हैं। इस बेस लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल की जो दूरी है, ये वाला जो इलाका है ये टेरिटोरियल सी या टेरिटोरियल जोन कहलाता है। इस पर किसी भी देश का उतना ही अधिकार होता है जितना ज़मीन पर अधिकार होता है, मतलब पूरे फुल राइट हैं, इस पर पूरे अधिकार हैं यहाँ पर।
इस क्षेत्र में। और यहीं पर अगर इस बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल की दूरी अगर कंसिडर की जाए तो ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, ये कंटिजियस जोन कहलाता है। यहाँ पे कुछ सीमित अधिकार होते हैं, कुछ कम अधिकार होते हैं। जैसे यहाँ पर सीमा शुल्क तो हम ले सकते हैं किसी भी दूसरी जहाजी बेड़ों से, लेकिन उन पर कोई मिलिट्री कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर जो टेरिटोरियल सी है उसमें अगर कोई बाहरी जहाजी बेड़ा आ जाता है तो हम उस पर मिलिट्री कार्रवाई के द्वारा उसको समाप्त कर सकते हैं, उस पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन जो 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल के बीच की जो क्षेत्र कहलाता है ना, यहाँ पर कोई अगर जब बाहरी जहाजी बेड़ा आ भी गया तो हम उस पर अटैक नहीं कर सकते, उससे सीमा शुल्क ले सकते हैं और इस इलाके में साफ़ सफाई का भी हमारे पास अधिकार होगा। अब इस बेस लाइन से लगभग 200 नॉटिकल माइल ये जो क्षेत्र है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। यहाँ पे बहुत ही सीमित अधिकार है, बहुत कम अधिकार हैं। जैसे यहाँ पे फिशिंग करने का अधिकार है, कोई भी अपना अनुसंधान केंद्र हम बना सकते हैं, कुछ भी खनिज पदार्थ यहाँ से प्राप्त होते हैं तो हमारे देश का ही होगा। तो ये क्षेत्र आपको याद रखना है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए श्री अड्डा को। ऐसे ही जीएस के कंप्लीट एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करें। थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। भारत के भूगोल का जो एनिमेशन का कोर्स चल रहा है उसका ये लेक्चर नंबर 4 होगा। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, भारत के द्वीप समूह, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले आइलैंड होता क्या है अर्थात द्वीप क्या होते हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। चारों ओर से जो ज़मीन पानी से घिरी होती है उसे द्वीप कहते हैं या आइलैंड कहते हैं। अब ऐसे ही कई सारे द्वीपों का जो समूह होता है उसे द्वीप समूह कहते हैं। तो सबसे पहले हमें आज बात करनी है भारत के सबसे बड़े द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ये हमारा यूनियन टेरिटरी भी है और इसमें मुख्य तौर पर 2 द्वीप समूह हैं, एक अंडमान द्वीप समूह और दूसरा निकोबार द्वीप समूह। इन दोनों को अलग करने का काम 10 डिग्री चैनल के द्वारा होता है। ये 10 डिग्री चैनल कुछ और नहीं, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश ही है। हम बात कर रहे हैं अंडमान द्वीप समूह की, तो अंडमान द्वीप समूह में मुख्य तौर पर 4 आइलैंड है जो सबसे पहले हमें समझना है, तब बाकी बाद में हम समझेंगे। ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। इन चारों के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए। तो बात करते हैं उत्तरी अंडमान से। उत्तरी अंडमान की खासियत यह है कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सैडल पीक जिसे कहा जाता है, ये उत्तरी अंडमान का ही हिस्सा है। सैडल पीक की हाइट 732 मीटर है समुद्र लेवल से। और उसके बाद बात करेंगे मध्य अंडमान की या मिडिल अंडमान की। सबसे बड़ा जो द्वीप है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये मध्य अंडमान ही है। उसके बाद साउथ अंडमान की बात करेंगे, मतलब दक्षिण अंडमान की बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए यही हो जाता है क्योंकि जो कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, वो दक्षिण अंडमान का ही हिस्सा है। और इसके अलावा सेलुलर जेल आपने सुनी होगी, ये पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। ये वही जेल है जहां पर वीर सावरकर जी को काले पानी की सजा हुई थी। अब वीर सावरकर जी की बात हो ही रही है तो एक और चीज़ मैं इंटरेस्टिंग बता दूं, इसी दक्षिणी अंडमान में एक एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है वीर सावरकर एयरपोर्ट। और उसके बाद हम बात करेंगे लिटिल अंडमान की। लिटिल अंडमान के बारे में उतना कुछ खास तो है नहीं, बस ये याद रखिए लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान इन दोनों को अलग करने का काम डंकन पास के द्वारा होता है। अब अंडमान द्वीप समूह के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे सबसे ऊपर आइए, सबसे उत्तर में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रेट कोको आइलैंड दिखाई दे रहा होगा और लिटिल कोको आइलैंड दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों ही आइलैंड बर्मा के कब्जे में हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे ना लैंडफॉल आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है। यही वो आइलैंड है जो सबसे उत्तरी आइलैंड कहलाता है हमारे इस पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे जो उत्तरी आइलैंड है ये लैंडफॉल आइलैंड है। ये लैंडफॉल आइलैंड, वो ऊपर जो कोको आइलैंड है जो बर्मा के कब्जे में है, इन दोनों के बीच में कोको चैनल है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कोको चैनल ग्रेट कोको और लिटिल कोको आइलैंड को लैंडफॉल आइलैंड से अलग करने का काम करता है। अब कुछ ज्वालामुखी आइलैंड की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नारकोंडम आइलैंड। ये भी एक ज्वालामुखी आइलैंड है, हालांकि ये इनएक्टिव हो चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बैरन आइलैंड। भैया ये एक्टिव वोल्केनो है, भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो ये बैरन आइलैंड ही है, याद रखिए। अब निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। निकोबार द्वीप समूह के मुख्य तौर पर 3 हिस्से हैं, एक कार निकोबार है, लघु निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। पढ़ना है हमें ग्रेट निकोबार के बारे में, क्योंकि इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो ग्रेट निकोबार का ही हिस्सा है, जिसके अक्षांश आपको मालूम होना चाहिए 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। माउंट थुलियर
मेरे प्यारे बच्चों, माउंट थुलियर 642 मीटर इसकी हाइट है और ये निकोबार द्वीप समूह का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट कंप्लीट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को लेकर हम समझते हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल इसका 8,250 वर्ग किलोमीटर है। यूनियन टेरिटरी का दर्जा इसको 1 नवंबर 1956 को मिला था। 3 आइलैंड ऐसे हैं जिनका हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है। रॉस आइलैंड, इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। नील द्वीप, जिसका नाम शहीद द्वीप कर दिया है। हैवलॉक द्वीप, जिसका नाम चेंज करके स्वराज द्वीप कर दिया है। और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो न्याय अधिकार क्षेत्र आता है ना, कलकत्ता हाई कोर्ट के ही अधीन है। यहां आपको ग्रेट चैनल दिखाई दे रहा होगा। इस ग्रेट चैनल का काम है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा आइलैंड, जो इंडोनेशिया का पार्ट है, इससे अलग करता है ये ग्रेट चैनल। अब बात करते हैं दूसरे द्वीप समूह की, जो अरब सागर में है, लक्षद्वीप समूह। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है हमारे भारत का। कैपिटल इसकी कवरत्ती है और सबसे दक्षिणी जो इसका आइलैंड है वो मिनिकॉय है। इसका जो पुराना नाम था लकादीव, मिनिकॉय एंड अमीनी द्वीप था, जो बदल दिया गया है 1 नवंबर 1973 से, और अब क्या हो गया है, लक्षद्वीप हो गया है। लक्षद्वीप के बारे में जब पढ़ते हैं तो 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल के बारे में जरूर पढ़ते हैं। 9 डिग्री चैनल का काम है मिनिकॉय को बाकी के जो लक्षद्वीप के आइलैंड है इनसे अलग करने का काम है इसका। और 8 डिग्री चैनल का क्या काम है, 8 डिग्री चैनल कंप्लीट लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है लक्षद्वीप के बारे में कि ये एक प्रवाल द्वीप है, या इसे मूंगा द्वीप भी कहते हैं, या कोरल आइलैंड भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है ना, वो प्रवाल जीवों के कारण हुआ है या मूंगा जीवों के कारण हुआ है। मूंगा जीव ज़्यादातर उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो समुद्र वाला इलाका है, कम गहरा समुद्र वाला इलाका, वहाँ ये पाए जाते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये करोड़ों की अवस्था में एक साथ पाए जाते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनका जो बॉडी है ना, वो एक पत्थर का रूप धारण कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट चट्टान का रूप धारण कर लेता है। और जो नए मूंगा जीव आते हैं वो इसी कैल्शियम कार्बोनेट चट्टान के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। और ऐसे ही करोड़ों सालों तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो परत दर परत ऊपर उठती रहती है और समुद्र के बाहर जब ये कैल्शियम कार्बोनेट चट्टानें आ जाती हैं तो एक आइलैंड का निर्माण हो जाता है। इसी को प्रवाल आइलैंड या मूंगा आइलैंड या कोरल आइलैंड कह देते हैं। और लक्षद्वीप जो है इसी टाइप का एक आइलैंड है। कुछ अन्य आइलैंड की बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं माजुली द्वीप। इसकी खासियत यह है कि ये एक नदी द्वीप है, मतलब नदी के कारण बना है। किस नदी के कारण? ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। असम के अंदर है ये और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। दूसरा आइलैंड गंगा सागर द्वीप है, जिसे सागर द्वीप भी कहते हैं। हुगली नदी के मुहाने पर है ये, बंगाल की खाड़ी में। और दूसरा जो आइलैंड आपको याद रखना है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड। इसे व्हीलर आइलैंड भी कहते थे। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है, उड़ीसा राज्य के अंदर है। मिसाइलों का परीक्षण यहाँ से किया जाता है। उसके बाद श्रीहरिकोटा द्वीप है। इसरो का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है यहीं पर है। पुलिकट झील के पास है, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के पास ये द्वीप है। उसके बाद पंबन द्वीप की बात करते हैं। इसी को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है और ये भारत और श्रीलंका के बीच में जो राम सेतु है ना, इसी का ये भाग है। सालसेट द्वीप देख लीजिए। सालसेट द्वीप की खासियत ये है कि अरब सागर में है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है और बम्बई शहर इसी द्वीप पर बसा हुआ है। वेलिंगटन आइलैंड, ये देखिए केरल के अंदर है। केरल में कोच्चि के पास ये वेलिंगटन आइलैंड स्थित है और ये आर्टिफिशियल आइलैंड है, ये मानव के द्वारा बनाया गया आइलैंड है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे एनिमेटेड कोर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। इंडियन ज्योग्राफी का जो एनिमेशन कोर्स चल रहा है उसका ये 5वां लेक्चर होगा। आज हम इंडस रिवर सिस्टम की बात करेंगे, अर्थात सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे। इसके अंदर हम सिंधु नदी और उसकी जितनी भी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं सबकी हम बात करने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी की। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो 1114 किलोमीटर है। लेकिन याद रहे, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो इलाका पाकिस्तानी लीगल कब्जा कर रखा है, ये लंबाई अगर हटा दी जाए तो 709 किलोमीटर रह जाती है इसकी भारत में लंबाई। सिंधु नदी 3 देशों में फ्लो करती है। पहला तिब्बत में, यहाँ जहाँ से निकल रही है, उसके बाद भारत के लद्दाख में आती है और फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के अंदर एक झील है, मानसरोवर झील, और इसी के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। यहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है।
हालांकि पहले माना जाता था सिनकबाब या सानो ख्वाबाब जो ग्लेशियर है वहां से इसका उद्गम माना जाता था, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि बोखरचू ग्लेशियर से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है। और यहीं बगल में आप देख रहे हैं ये कैलाश पर्वत भी यही बगल में ही है। याद रखिए हम बात कर रहे हैं हिमालय के सबसे उत्तरी हिस्से की, मतलब ट्रांस हिमालय की हम बात कर रहे हैं। सिंधु नदी तिब्बत से आगे चलकर दमचौक नामक जगह से भारत के लद्दाख में एंटर करती है। लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख में आगे चलते हुए ये हमारी जो सिंधु नदी है लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है और आगे ही लेह शहर जो लद्दाख के अंदर है इसके दाएं तट पर बसा हुआ है। और बहुत फेमस नदी है श्योक, ये इसकी दाईं ओर से मिलने वाली इसकी एक सहायक नदी है। ये श्योक नदी आप देख रहे हैं कराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में ये फ्लो करती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद सिंधु नदी एलओसी को पार करते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में एंटर करती है जो गिलगित और बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। आगे चलने के बाद जो गिलगित जगह है इस गिलगित जगह के पास से हमारी सिंधु नदी शार्प साउथ की तरफ टर्न लेती है और यहाँ एक बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है। अब गार्ज का निर्माण हो रहा है, इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी जो सिंधु नदी है ना हिमालय पर्वत के बनने से पहले से ही यहाँ फ्लो हो रही है। यही कारण है कि जैसे जैसे हिमालय का उत्थान हो रहा था तो आसपास की ज़मीन तो उठ रही थी, लेकिन जहाँ पर सिंधु नदी फ्लो हो रही थी उस ज़मीन को नदी ने नहीं उठने दिया, तो इसी कारण से गहरे गार्ज का निर्माण हुआ। और ये नदी आगे चलकर चिल्लास नामक एक जगह से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। पाकिस्तान में एंटर करने के बाद कुछ नदियां दाईं तरफ से इसमें आकर मिलती हैं, जैसे गिलगित हो गया। हालांकि गिलगित पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही इसमें मिल जाती है। काबुल हो गया, कुर्रम हो गया, गोमल हो गया। उसके बाद सिंधु नदी कराची के पास जाकर अरब सागर में डेल्टा बनाती है और अपना पानी समुद्र में गिरा देती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सिंधु की 5 सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियां की, जो इकट्ठा होकर पाकिस्तान के अंदर एक जगह है मिठानकोट, वहां पे सिंधु नदी में पंचनद नाम से मिल जाती है। इस पंचनद शब्द का अर्थ भी होता है 5 नदियों का समूह। ये पांचों जो नदियां हैं ना झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज हैं। बात करते हैं सबसे पहले सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है चिनाब नदी की। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर आइए। हिमाचल प्रदेश में एक ज़िला है लाहौल और स्पीति ज़िला, और इसी ज़िले के अंदर एक दर्रा है बाड़ा लाचा दर्रा, और इस दर्रे के पास 2 नदियों का उद्गम होता है। एक भागा नदी है जो सूरजताल झील से निकल रही है, और एक चंद्रा नदी है जो चंद्रताल झील से निकल रही है। यही दोनों नदियाँ मिलकर चंद्रभागा नदी के नाम से जाने जाते हैं, और चंद्रभागा नदी को ही चिनाब नदी कहते हैं। तो बात उठती है कि चंद्र और भागा नदी का मिलन कहाँ होता है? तो इनका मिलन भी लाहौल स्पीति जिले के अंदर एक जगह है तांडी, यहाँ पर इन दोनों का मिलन होता है। उसके बाद ये चंद्रभागा नदी के नाम से जानी जाती हैं, और चंद्रभागा नदी ही चिनाब नदी कहलाती है। ये चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, और जम्मू कश्मीर से बाहर निकलने के बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, और पाकिस्तान में जाकर आगे मिठानकोट के पास ये सिंधु नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी को ऋग्वेद में अस्किनी नदी भी कहा गया है, और चिनाब नदी को अर्थववेद में कृष्णा नदी भी कहा गया है। सिंबल ऑफ लव या आशिका दा दरिया भी चिनाब नदी को कहा गया है, क्योंकि इस नदी के किनारे बहुत सारी लव स्टोरी पनपी है। इसी कारण से सिंबल ऑफ लव या आशिका दा दरिया चिनाब नदी को कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के अंदर एक वेरीनाग स्प्रिंग है, यहीं से इसका उद्गम होता है। हालांकि कुछ जगह आपको शेषनाग झील भी मिलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि शेषनाग झील से भी कुछ पानी आकर इस नदी में मिलता है, लेकिन मुख्य तौर पर वेरीनाग स्प्रिंग ही इसका उद्गम माना जाता है। और ये नदी जम्मू कश्मीर में जब आगे चलती है तो श्रीनगर शहर इसी के किनारे बसा हुआ है। थोड़ा सा और आगे जाती है वुल्लर झील इसी के रास्ते में पड़ती है, जो मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। और आगे चलकर बारामूला, उरी
इसी के किनारे बसे हुए हैं। इनको तो आप बहुत अच्छे से ये जगह जानते होंगे। और थोड़ा सा और जम्मू कश्मीर में आगे चलती है तो एलओसी को पार करते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में एंटर कर जाती है। और वहीं पे जो मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट है, और इस मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट में इसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसे किशन गंगा नदी या नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये नदी जस्ट साउथ टर्न लेती है और 170 किलोमीटर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में बहती रहती है। और आगे चलकर पाकिस्तान में एंटर करने के बाद पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उसी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है झांग डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में ये चेनाब नदी में मिल जाती है। बात करते हैं रावी नदी की। रावी नदी का उद्गम देखिए कहाँ से होता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जिला है कांगड़ा जिला, इसी जिले में रोहतांग दर्रे के पास इसका उद्गम होता है। इसी बगल में ही कुल्लू पहाड़ी भी है। अब कांगड़ा जिला से निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में ये एंटर करती है। और रावी नदी पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है और धौलाधार पर्वत श्रेणी है, इन दोनों के बीच में फ्लो करती हुई पंजाब में एंटर करती है। पंजाब का जो सबसे पहले जिला पड़ता है पठानकोट, पठानकोट में एंटर करती है। यहीं पर इसके ऊपर रंजीत सागर बांध बनाया गया है जिसे थीन बांध भी कहते हैं। पंजाब के पठानकोट जिले से होने के बाद ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फ्लो करती है। पंजाब राज्य का गुरदासपुर अमृतसर इस बॉर्डर पर स्थित है जहाँ से ये फ्लो करती है। उसके बाद ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एंटर करती है और यहीं पर लाहौर शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और आगे चलने के बाद झांग जो जिला है, पाकिस्तान का झांग जिला, इसके दक्षिणी हिस्से में आकर ये चिनाब नदी में मिल जाती है। वैदिक काल में इस नदी को पुरुषणी नदी कहा गया है और संस्कृत में इस नदी को इरावती नदी भी कहा गया है। आगे बच्चों हम बात करेंगे व्यास नदी की। व्यास नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सोलांग वैली है ना, इसी के पास एक व्यास कुंड है, यहीं से इसका उद्गम होता है। और हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती हुई हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू से होती हुई जब ये आगे की तरफ आती है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही एक इस पर डैम बनाया गया है, महाराणा प्रताप सागर डैम, बहुत फेमस है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलने के बाद पंजाब में जब ये एंटर करती है, पंजाब के होशियारपुर ज़िले में ये एंटर करती है। उसके बाद कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद एक जगह है हरिके, इस हरिके नामक जगह पर जाने के बाद सतलुज नदी में ये मिल जाती है। व्यास नदी को बिपाशा नदी भी कहा जाता था। इसके बाद बच्चों बात करते हैं सतलुज नदी की। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत के अंदर एक जो मानसरोवर झील है ना, इसी के पास एक झील है राकसताल, इसी से इसका उद्गम होता है। तिब्बत में आगे चलने के बाद भारत के अंदर जब ये एंटर करती है तो ये इलाका आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रा के पास से ये भारत में एंटर करती है और हिमाचल प्रदेश में आगे फ्लो करती हुई हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है बिलासपुर, यहीं पर इसके ऊपर बहुत ही फेमस बांध बनाया गया है भाखड़ा डैम। और आगे चलकर थोड़ा सा पंजाब वाले क्षेत्र में इस पर एक बांध बना हुआ है नंगल डैम। तो कई बार इन दोनों डैम को इकट्ठा भाखड़ा नंगल डैम बोल दिया जाता है, ये इस पर बना हुआ है। और ये नदी आगे चलती है, लुधियाना जो शहर है, जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और आगे चलकर हरिके जो जगह है ना, यहाँ पर जाने के बाद व्यास नदी इसमें मिल जाती है और यहीं पर हरिके बैरेज बना हुआ है। आप समझ लीजिए हरिके डैम एक बांध समझ लीजिए। और इसी बैरेज के थ्रू एक बहुत लंबी नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर, जिसकी अब लंबाई वर्तमान में 650 किलोमीटर है। इस इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम हुआ करता था राजस्थान नहर, बाद में इसका नाम हमारी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंदिरा गांधी, उनके नाम पर कर दिया गया। ये इंदिरा गांधी नहर के थ्रू पंजाब वाले क्षेत्र में, लेकिन मुख्य तौर पर राजस्थान वाले इलाके जो सूखे हुए हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए इसका बहुत उपयोग किया जाता है इस पानी का। और फिर हमारी जो सतलुज नदी है पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पर 120 किलोमीटर लगभग फ्लो करती हुई आगे चलकर पंजाब जो प्रांत है पाकिस्तान का, उसमें जाकर चिनाब में मिल जाती है। और आगे आप जानते हैं ये जो पांचों नदियों का संगम हो गया है, ये पंजनद नाम से जानी जाती है। पंजनद का अर्थ भी होता है 5 नदियों का समूह। और ये आगे चलकर फाइनली मिठानकोट में, पाकिस्तान के मिठानकोट में इंडस रिवर सिस्टम में मिल जाती है। सिंधु नदी और उसकी 5 जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, इनको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था 1960 में, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी 1960 कहते हैं। ये समझौता भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान, इन दोनों के बीच में हुआ था। इस समझौते के तहत जो इंडस नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, इन 3 नदियों का 80% पानी
पाकिस्तान यूज़ करेगा, जबकि 20% जो पानी है वो भारत यूज़ करेगा। जबकि जो नीचे की नदियाँ रावी, ब्यास, सतलुज, इन तीनों का जो पानी है ये 80% भारत इसका यूज़ करेगा और केवल 20% इसका पाकिस्तान यूज़ करेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो बच्चों, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कंप्लीट जियोग्राफी का एनिमेटेड कोर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी का जो एनिमेशन का कोर्स चल रहा है इसका लेक्चर नंबर 6 होगा आज। और आज हम गंगा रिवर सिस्टम की बात करेंगे। गंगा नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं ना, सबकी बात इस वीडियो में कर ली जाएगी। सबसे बेसिक चीज़ ये जानिए आप, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत और बांग्लादेश में ये फ्लो करती है। भारत के उत्तराखंड से ये निकलती है, उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई है इसकी। उसके बाद बिहार में एंटर करती है, बिहार को 2 भागों में बांटती हुई झारखंड के जस्ट बॉर्डर से ये फ्लो करती है, तो झारखंड में सबसे छोटी लंबाई है इसकी। इसके बाद ये वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है। वेस्ट बंगाल में फ्लो करने के बाद ये बांग्लादेश चली जाती है और बांग्लादेश में आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। अब बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम की। देखिए, उत्तराखंड के देवप्रयाग में इस नदी को गंगा नदी कहा जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा इसमें आकर मिलती हैं, उसके बाद ही इसका नाम गंगा होता है। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी उत्तराखंड में एक जगह है गौमुख, जो गंगोत्री ग्लेशियर का सबसे आखिरी छोर है। गंगोत्री ग्लेशियर बहुत बड़ा ग्लेशियर है हिमालय का। 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 से 4 किलोमीटर ये चौड़ा है ये ग्लेशियर। तो आप सोच सकते हैं इसके कारण कितना पानी जनरेट हो रहा होगा। उसके बाद भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले से होते हुए टेहरी नाम की जगह पर पहुंचती है, जहां पर इस पर एक बांध बना हुआ है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और आगे चलकर भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा को ज्वाइन करती है। अब अलकनंदा नदी के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस नदी के रास्ते में 5 प्रयाग पड़ते हैं जो हिंदू धर्म में होली प्लेस माने जाते हैं, उन्हें भी याद रखना है। अलकनंदा का उद्गम सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड में जो ये सतोपंथ ग्लेशियर है यहाँ से इसका उद्गम होता है। यहीं बगल में बद्रीनाथ भी यहाँ स्थित है। उसके बाद पहला जो प्रयाग है विष्णु प्रयाग है, जहाँ पे अलकनंदा नदी में धौली गंगा आकर मिल जाती है। और दूसरा प्रयाग यहाँ पर नंद प्रयाग, याद रखना आपको, यहाँ पे नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कर्ण प्रयाग याद रखना है आपको, यहाँ पर पिंडर गंगा आकर मिलती है अलकनंदा में। फिर रुद्र प्रयाग याद रखना है, जहाँ पर मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। और लास्ट में 5वें नंबर पर देव प्रयाग आपको याद रखना है, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी आकर मिलती हैं। और देव प्रयाग के बाद हमारी ये नदी गंगा नदी कहलाती है। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी ऋषिकेश पहुँचती है और ऋषिकेश के बाद हरिद्वार पहुंचती है। याद रखिए, ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में शिवालिक हिमालय है, मतलब हिमालय पर्वत का जो सबसे दक्षिणी छोर है वो इसी के बीच में स्थित है। इसका मतलब ये हुआ हरिद्वार पहुंचते ही ये मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट बिजनौर ही पड़ता है और आगे चलकर कानपुर जो शहर है इसी नदी किनारे बसा हुआ है। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। और आगे चलकर प्रयागराज में इसमें यमुना नदी आकर मिल जाती है। प्रयागराज में एक जगह है त्रिवेणी संगम, यहाँ माना जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियाँ इसमें आके मिलती हैं। हालांकि फिजिकली गंगा यमुना ही स्थित है और सरस्वती नदी के बारे में कई मत हैं। कुछ मत ये कहते हैं कि बहुत पहले ये नदी यहाँ बहा करती थी, अभी विलुप्त हो गई है। और कुछ मत ऐसे हैं कि सरस्वती नदी जो है वो ज़मीन के नीचे से बहती है। और प्रयागराज से निकलने के बाद मिर्ज़ापुर पहुँचती है ये नदी। फिर बनारस शहर इसी किनारे बसा हुआ है, बनारस से होते हुए गाजीपुर पहुंचती है और गाजीपुर के बाद वो बिहार में एंटर करती है और पटना जो राजधानी है इसी किनारे बसी हुई है। और आगे चलकर झारखंड के बॉर्डर से होते हुए ये वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। ये फरक्का जो जगह देख रहे हैं आप, इस फरक्का नामक जगह पर गंगा नदी 2 भागों में टूट जाती है। एक वेस्ट बंगाल में चली जाती है और एक बांग्लादेश में चली जाती है। जो बांग्लादेश में जाती है वो पद्मा कहलाती है और जो हमारे वेस्ट बंगाल में आती है इसे हुगली नाम से जाना जाता है। हुगली नदी आगे चलती हुई कलकत्ता जो शहर है हुगली नदी किनारे बसा हुआ है और आगे हल्दिया नामक जगह पर ये अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ये फरक्का जो जगह है ना, यहाँ पर एक फरक्का बैरेज बनाया गया है। अब बात करते हैं बच्चों गंगा की सहायक नदियों की। सबसे पहले हम बात करेंगे जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब जो दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ उनकी। और इनमें सबसे पहले देखेंगे यमुना नदी को, क्योंकि यमुना नदी पूरे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी आप कह सकते हैं। निकलती कहाँ से है? इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और आगे चलकर ये उत्तराखंड के कलसी जो जगह है ना, यहाँ से होते हुए उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर पर ये फ्लो करती है लगभग 30 किलोमीटर। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश हरियाणा के बॉर्डर पर ये फ्लो करती है 200 किलोमीटर लगभग।
जब ये दिल्ली में पहुंच जाती है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है, क्योंकि दिल्ली का जो वेस्ट वाटर है वो इसमें डिस्चार्ज हो जाता है, इसी कारण से बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है। उसके बाद जो नोएडा है इसी के किनारे बसा हुआ है, ये आप जानते हैं नोएडा यूपी में है। यूपी का मथुरा, फिर आगरा, और आगरा के अंदर आप जानते हैं ताजमहल यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और आगे चलकर इटावा जो जगह है इसी के पास चंबल नदी इसमें आकर मिल जाती है। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 10 किलोमीटर आगे जाएंगे सिंध नदी इसमें आकर मिल जाती है, और आगे जाएंगे तो हमीरपुर के पास बेतवा नदी इसमें मिल जाती है, और फाइनली यमुना नदी प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। बच्चों अब सोन नदी की बात करते हैं, जो दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक ये देख रहे हैं जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, उसी के दाईं तरफ से ये सोन नदी निकलती है। हालांकि छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से ये नदी निकलती है, उसके बाद ये मध्य प्रदेश में एंटर कर जाती है नदी। और बाणसागर बांध आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। शाहदोल जगह है एक मध्य प्रदेश में, उसी के पास बाणसागर बांध इसके ऊपर बना हुआ है। फिर आगे चलकर यूपी में एंटर करती है, और यूपी में बच्चों एंटर करने के बाद एक रिहंद नदी है वो इसको ज्वाइन करती है, और रिहंद नदी पर एक रिहंद बांध भी बना हुआ है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। और ये हमारी जो सोन नदी है आगे चलकर बिहार झारखंड के बॉर्डर से होते हुए बिहार में एंटर करती है, और बिहार के पटना के पास गंगा को ज्वाइन कर लेती है। बच्चों अब बात करते हैं दामोदर नदी, जो एक सहायक नदी है। हालांकि ये हुगली की सहायक नदी है, लेकिन भैया हुगली भी तो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा से ही तो टूटकर आई हुई है। तो दामोदर नदी की बात करते हैं। झारखंड में लातेहार जिला है, इसी के पास से दामोदर नदी निकलती है, और ये पूरा रीजन आप देख रहे हैं ये छोटा नागपुर पठार का ही है। आगे पढ़ेंगे ही जब पठारों के बारे में पढ़ेंगे। और झारखंड के बोकारो से होते हुए ये वेस्ट बंगाल में दामोदर नदी एंटर करती है। तो वेस्ट बंगाल का आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान सब इसी के किनारे बसे हुए हैं, और कलकत्ता के दक्षिणी हिस्से में जाकर ये हुगली नदी में मिल जाती है। सौर ऑफ बंगाल किस नदी को कहा जाता है, अर्थात बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। अब गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करते हैं, तो सबसे पहले रामगंगा की बात आती है। ये रामगंगा नदी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में दूधा टोली जो रेंज है ना, यहीं से ये निकलती है, और आगे चलती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये होते हुए यूपी में एंटर करती है। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखिए, इसका रामगंगा नाम भी है, रामगंगा नेशनल पार्क नाम भी है इसका। उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन उत्तराखंड यूपी के बॉर्डर पर ये आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जब रामगंगा एंटर करती है तो मुरादाबाद होते हुए कन्नौज के पास ये गंगा में मिल जाती है। इसके बाद जो सहायक नदी है वो गोमती नदी है। देखिए गोमती नदी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला है पीलीभीत, वहीं पर एक गोमत ताल है, वहीं से ये नदी निकलती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए, जौनपुर होते हुए, बनारस से, जो बनारस शहर है उससे लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी में ज्वाइन कर लेती है। मेरे प्यारे बच्चों अब बात करेंगे घाघरा नदी की। घाघरा नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना के बाद। निकलती कहाँ से है, तिब्बत के अंदर एक ग्लेशियर है मापचा चुंग ग्लेशियर। देखिए ये मानसरोवर लेक मैंने बताया था आपको, उसी के दक्षिण में ये ग्लेशियर स्थित है। तिब्बत से आने के बाद ये नदी नेपाल में एंटर करती है। नेपाल में इसको कर्णाली नदी कहा जाता है, और नेपाल में ही ये दो भागों में भी टूट जाती है। एक का नाम गेरुआ पड़ता है, दूसरी का नाम कोरियाला, और ये उत्तर प्रदेश में जाकर दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, और ये घाघरा नदी कहलाती है। थोड़ी दूर चलने पर एक और नदी इसमें आकर मिलती है, जिसे महाकाली या शारदा नदी भी कहा जाता है। अयोध्या घाघरा नदी के किनारे स्थित है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, राप्ती नदी आकर घाघरा नदी में मिल जाती है। गोरखपुर जो शहर है वो राप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और हमारी ये जो घाघरा नदी आगे चलकर बिहार के छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं गंगा की एक और सहायक नदी की, जिसको गंडकी या गंडक नदी कहा जाता है, और नेपाल के अंदर इसको नारायणी नदी कहा जाता है। इसका उद्गम भी नेपाल के अंदर एक ग्लेशियर है, नुबाइन हिमल ग्लेशियर, वहीं से इसका उद्गम होता है। जब ये भारत में एंटर करती है तो ये उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पर लगभग 30 से 35 किलोमीटर फ्लो करती हुई बिहार में एंटर कर जाती है। पटना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा रिवर सिस्टम की आखिरी नदी की बात करेंगे, जिसका नाम है कोसी। हालांकि तिब्बत वाले इलाके से निकलती है, नेपाल में एंटर करती है। नेपाल में इसको अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बिहार में एंटर करती है, बिहार में इसको कोसी नदी कहा जाता है। और बिहार के अंदर कटिहार जिला में एक जगह है कुर्सेला, वहाँ पे गंगा नदी को ये ज्वाइन कर लेती है। नेपाल में जब ये फ्लो करती है ना, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, और अचानक ही मैदानी क्षेत्र में आती है जब बिहार में, तो इसके पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, अर्थात इसके पास इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि इसके कारण बहुत सारी बाढ़ आया करती थी पहले। अभी बहुत सारे बांध इस पर बनाकर कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। यह नदी अपना रास्ता परिवर्तन करने में बहुत ही विख्यात थी, इसलिए सौर ऑफ बिहार या बिहार का शौक कोसी नदी को कहा जाता है।
ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही एनिमेशन वाले वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी का जो एनिमेशन कोर्स चल रहा है इसमें आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं सबको हम देखने वाले हैं पूरा डिटेल में। ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में ये 916 किलोमीटर बहती है। कुल 3 देशों में ये बहती है, तिब्बत में, फिर उसके बाद भारत में आती है, फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी कहा जाता है और भारत के असम राज्य में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। भारत के 2 राज्यों में बहती है ये, असम में और अरुणाचल प्रदेश में। बात करते हैं उद्गम की, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इसी के पास मानसरोवर झील भी है, पहले हम जिक्र कर चुके हैं। अब ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से जैसे ही नदी निकलती है तिब्बत में फ्लो होती है। पूरा रीजन आप जानते हैं हिमालय पर्वत का ही है और आगे चलती हुई एक बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है जिसे सांगपो गार्ज भी कहा जाता है या दिहांग गार्ज भी कहा जाता है। और यहीं पर इस नदी को यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करना पड़ रहा है। ये यू टर्न जानते किस कारण ले रही है? यहाँ पर एक चोटी है नामचा बरवा चोटी, उसी को घूम कर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। और अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका भी तिब्बत की तरह पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय रेंज है वहाँ पर। और जैसे ही असम में आती है और ये असम पूरा मैदानी क्षेत्र इसको मिल जाता है और इसके पास इतनी ज़्यादा तीव्रता होती है, वेलोसिटी होती है कि मैदानी क्षेत्र में इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी कारण से एक बहुत बड़े आइलैंड का भी निर्माण होता है जिसे माजुली आइलैंड या माजुली द्वीप भी कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ये नदी द्वीप है, इतना बड़ा है कि असम में एक जिला है ये। आगे चलकर बांग्लादेश में ये एंटर करती है और बांग्लादेश में पद्मा नदी में मिल जाती है। पद्मा कोई और नहीं, ये गंगा नदी ही है, बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जा रहा है। और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ये मिलकर गिराते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो कहा जाता है यहीं पर बनता है, बांग्लादेश और हमारे भारत के वेस्ट बंगाल वाले इलाके में। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। असम के 3 बहुत महत्वपूर्ण शहर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, तिब्बत से एक नदी आ रही है जिसे लोहित नदी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम के अंदर ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और एक दिबांग नदी है, ये दिबांग जो घाटी है यहाँ से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर से निकलती है और असम में जाकर ये लोहित नदी में मिलती है। और लोहित नदी हम जानते ही हैं ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। याद रखिए, लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसके रास्ते में लाल मिट्टी पड़ती है, उस लाल मिट्टी के कारण इसका कलर लाल हो जाता है। भूपेन हजारिका ब्रिज आपने सुना होगा, ये भी लोहित नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये ब्रिज अरुणाचल प्रदेश के ढोला को आसाम के अंदर एक जगह है सदिया, उसको जोड़ता है, इसीलिए इस ब्रिज को ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल अब यही है। 2017 में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद बाईं ओर से मिलने वाली एक और सहायक नदी है बूढ़ी दिहिंग, इसका नाम है। अरुणाचल प्रदेश से आती है और असम के अंदर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और एक और बाईं ओर से मिलने वाली बहुत महत्वपूर्ण नदी है धनसिरी नदी है, नागालैंड से आती है और असम के अंदर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और कोपली एक नदी है जो मेघालय के अंदर, जो मेघालय पठार है वहाँ से आती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। दाईं ओर से मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुबनसिरी नदी की। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है, तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में आते हुए उसके बाद असम में जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके बाद नदी बात करेंगे मानस नदी है। मानस नदी प्यारे बच्चों ये भी तिब्बत से आ रही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद ये भूटान में चली जाती है, फिर असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में अपना पानी गिराती है। और असम के अंदर इस नदी के किनारे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम भी मानस नेशनल पार्क है, बहुत फेमस है। उसके बाद तीस्ता नदी की बात करते हैं। सिक्किम से इसका ओरिजिन होता है, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र में अपना पानी गिरा देती है। ये थी सभी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की वो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास नोट्स लेना ना भूलें। थैंक यू।
आज के इस वीडियो में नर्मदा नदी और उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपकी परीक्षा के लिए सब बता दिए जाएंगे। नर्मदा नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में और सबसे कम महाराष्ट्र में बहती है। उद्गम इसका कहाँ से होता है? अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम होता है और ये अमरकंटक चोटी मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और ये अमरकंटक चोटी जो है ना, एक जिला है अनूपपुर, वहीं पर यह स्थित है। और डिटेल में अगर बताऊं, अमरकंटक चोटी पर एक नर्मदा कुंड है, वहीं से ये पानी आ रहा है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है और इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में ये जो रिफ्ट वैली है उसी के अंदर ये बहती है और गुजरात के भरूच के पास खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है और वहीं पर एस्चुरी का निर्माण करती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। सबसे पहले यह मध्य प्रदेश में 1079 किलोमीटर चलकर उसके बाद मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर पर 35 किलोमीटर और गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पर 39 किलोमीटर चलकर तब आगे गुजरात में एंटर करती है और 159 किलोमीटर ट्रैवल करके खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। नर्मदा की कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं, सबसे पहले देखते हैं बाईं ओर से कुछ मिलने वाली सहायक नदियां। ये बंजर हो गया, शेर हो गया, शक्कर हो गया, दूधी हो गया, तवा हो गया, गंजाल हो गया, गोई हो गया, करजन हो गया। और दाईं तरफ से इसमें हिरन आकर मिलती है, तेंदोनी आकर मिलती है, बरना, कोलार, हथनी और सांग, ये सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। 2 बहुत फेमस वाटरफॉल हैं जो नर्मदा नदी के कारण बने हुए हैं, कपिल धारा वाटरफॉल और धुआंधार वाटरफॉल, दोनों ही मध्य प्रदेश में हैं। नर्मदा नदी पर कुछ महत्वपूर्ण बांध भी बनाए गए हैं, जैसे सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है, ओमकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में है, बरगी डैम ये भी मध्य प्रदेश में है और महेश्वर डैम जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। भारत का एक मंदिर आपने सुना होगा, ओमकारेश्वर मंदिर, बहुत फेमस प्रसिद्ध मंदिर है, ओमकारेश्वर धाम कह दिया जाता है। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से ये एक है, ये भी इस नर्मदा नदी के किनारे है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, जो 3 साल 3 महीने 13 दिन में पूरी की जाती है। ये परिक्रमा अगर शुरू करनी है या तो आप अमरकंटक से शुरू कर सकते हैं या ओमकारेश्वर जो धाम है यहाँ से शुरू कर सकते हैं और दोबारा से घूमकर उसी जगह पर आएंगे आप, तो आपकी ये परिक्रमा पूरी मानी जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास नोट्स लेना ना भूलें। थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में गोदावरी नदी और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपकी परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं वो हम देखने वाले हैं। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये गंगा के बाद। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के अंदर एक जिला है नासिक, और नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से ही इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना में एंटर करती है और तेलंगाना छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से होते हुए आंध्र प्रदेश में जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है और डेल्टा का निर्माण भी करती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। गोदावरी की कुछ बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जैसे डरना नदी हो गई जो दाईं तरफ से गोदावरी नदी में मिलती है, परवरा नदी ये भी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, मंजीरा ये भी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। अब बाईं ओर से वेन गंगा इसमें आकर मिलती है। याद रखिए एक नदी है पेन गंगा और वर्धा। पेन गंगा वर्धा का सम्मिलित जो पानी है पहले वेन गंगा नदी में मिलता है, तब वेन गंगा नदी गोदावरी नदी में मिलती है। इसके बाद इंद्रावती और सबरी हो गया। ये सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं गोदावरी की। एक प्राणहिता नदी के बारे में आपने सुना होगा। अभी हमने जो वेन गंगा, पेन गंगा और वर्धा नदी की बात की, इन तीनों के सम्मिलित रूप को प्राणहिता नदी कहा जाता है। गोदावरी नदी के किनारे ही नासिक के अंदर कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला तो हम जानते ही हैं कि 12 साल में एक बार लगता है। ये कुंभ मेला उज्जैन में भी लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है और प्रयाग में गंगा यमुना का जहाँ संगम होता है वहाँ भी ये लगता है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास नोट्स लेना ना भूलें। थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कृष्णा नदी और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपकी परीक्षा के लिए सब मैं आपको बता दूंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कृष्णा थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, मतलब गंगा और गोदावरी के बाद तीसरी सबसे लंबी भारत की नदी कृष्णा ही है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के अंदर एक ज़िला है सतारा, उसी ज़िले के अंदर महाबलेश्वर से ही इसका उद्गम होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। कृष्णा की कुछ सहायक नदियाँ जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, जैसे दाईं ओर से यहाँ पर देख रहे हैं कोयना नदी आकर मिलती है। कोयना नदी के ऊपर कोयना बांध भी बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पंचगंगा नदी भी दाईं ओर से कृष्णा में मिल जाती है। और उसके बाद दूध गंगा नदी आपने सुना होगा, ये भी दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। घाट प्रभा नदी ये भी दाईं ओर से कृष्णा में मिलती है। माल प्रभा नदी ये भी दाईं ओर से मिलती है। और बहुत इंपॉर्टेंट तुंगभद्रा नदी जो दो नदियों के संगम से मिलती है, तुंग और भद्रा, और ये मिलने के बाद तुंगभद्रा नाम से जानी जाती है और ये दाईं ओर से कृष्णा में मिल जाती है। उसके बाद बाईं ओर से दो बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। भीमा नदी ये बाईं ओर से मिल रही है कृष्णा में, और जो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं कृष्णा की, ये भीमा नदी है। मूसी नदी, हैदराबाद जो शहर है ये मूसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इसके बाद डेल्टा बनाती हुई कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। नागार्जुन सागर डैम ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, बहुत फेमस बांध है ये। श्रीसाइलम बांध ये भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पर है और कृष्णा नदी के ऊपर ये भी बहुत फेमस है परीक्षा की दृष्टि से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास नोट्स लेना ना भूलें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कावेरी नदी और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपकी परीक्षा के लिए सब एक ही वीडियो में बता दूंगा। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु इन दो राज्यों में बहती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। उद्गम इसका कर्नाटक के अंदर एक जिला है कुर्ग जिला, जिसे कोडेगु जिला भी कहते हैं। उसी जिले के अंदर जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं यहीं से इसका उद्गम होता है। और डिटेल में बताऊँ तो यहाँ पे एक जगह है ताल कावेरी, यहीं से ये नदी निकलती है। तमिलनाडु में जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए ये अपना पानी गिरा देती है। इसकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, जैसे हेमवती नदी है, काबिनी नदी है, भवानी नदी है, अमरावती नदी है। दो बहुत फेमस जलप्रपात भी याद रखने हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात जो कर्नाटक में पड़ता है, और दूसरा होगेनकल वाटरफॉल जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है। कृष्णा सागर बांध और मेट्टूर बांध ये बहुत फेमस बांध है जो कावेरी नदी के ऊपर है। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास नोट्स लेना ना भूलें। थैंक यू।